हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में, जिसमें हम करते हैं एचटेट प्रीवियस ईयर कॉमर्स के पीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इससे पहले ना हम 2018 का पेपर पूरा कर चुके हैं 12 वीडियोस में। हर वीडियो में हर पेपर के जो 5 क्वेश्चन करे थे, 12 वीडियोस बनाई थी। ऐसे 5-5 क्वेश्चन की 60 क्वेश्चन आते हैं और एक वीडियो में जो है सारे के सारे 60 क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2019 का एचटेट कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स 2019 का पेपर। ठीक है, मेरे पास है सेट ए में हम आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ मीन इज इक्वल टू 10 दे रखा है और मीडियन इज इक्वल टू 15 दे रखा है, तो मोड पूछ रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोड का क्या फॉर्मूला होता है? 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। मीडियन की वैल्यू रख देंगे 15, मोड की मीन की वैल्यू रख देंगे ये 15 3 या 45 माइनस में 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 92 क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चेक और एक बिल ऑफ एक्सचेंज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है पहले हम आंसर कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कौन कौन से सही होते हैं। सही नहीं है वो हमारा आंसर है ए चेक इज़ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसने बोला कि चेक जो है वो एक विनिमय साध्य विलेख है, प्रलेख है, एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये गलत हो जाता है क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही है। तो ये वाला इसने पूछा था कि कौन सा डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला आंसर हमारा टिक हो गया था। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज को किसके अंडर डिफाइन किया गया ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सेक्शन 5 के अंडर डिफाइन किया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सेक्शन 5 के अंडर। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग द मेकर एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मेकर जो इसमें ऑर्डर देता है, जो लिखता है, यानी कि जो सामान बेचता है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है और वो इसमें पे करने का ऑर्डर देता है। साइंड बाय द मेकर, यानी कि जो बेचने वाला है उसके जो साइन किए जाते हैं, क्रेडिटर के साइन होते हैं। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, एक निश्चित व्यक्ति को जो है वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि टू पे, आपको पे करनी है सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित मनी, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, या तो भी जितने महीने का लिखा गया उतने पे पेमेंट कर देनी, या फिर जिसको आदेश दिया जाए, ए सर्टेन पर्सन, जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाए भी उसको आपने पेमेंट करनी है, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिसके पास वो उस टाइम बियर हो उसे पेमेंट करनी है। ये होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो इसमें ना ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी होती है। इसमें 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रावर की, एक ड्रावर को क्या क्या बोलते हैं, मेकर, क्रेडिटर, पेई। ठीक है, वो बिल बनाने वाला भी होता है, वो क्रेडिटर भी होता है, उधार माल जो बेच रहा होता है वो क्रेडिटर होता है, और पेई यानी कि जिसको पेमेंट करी जाती है बाद में। ड्राई कौन सा होता है? जो उधार माल खरीद रहा होता है। सेप्टर होता है वो बिल का, डेटर होता है जिसे उधार माल खरीदा वो डेटर हो गया, और पेयर वो जिसे पे करना है। एक थर्ड पार्टी होती है एंड्रोसी, यानी कि पेई की, यानी कि जो पेमेंट करता है। थर्ड पार्टी जो उस पेमेंट को रिसीव करता है। थर्ड पार्टी हु कैन रिसीव मनी अपॉन एंडोर्समेंट बाय सेलर और ड्रावर, इनके ड्राइवर या सेलर के द्वारा जिसको भी बेचान कर दिया जाए वो वाला बंदा ये जिसको कि भुगतान प्राप्त होता है। अदर ऑप्शन में देखो, अदर ऑप्शन में क्या था? अदर ऑप्शन में वो थे डिफरेंस थे, यानी कि जो सही डिफरेंस है वो थे अदर ऑप्शन में। तो जो सही डिफरेंस है वो हम पढ़ लेते हैं एक बारी। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंस जो सही हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था ए चेक में बी क्रॉस्ड बट नॉट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तो सभी को पता होता है कि चेक को क्रॉस कर दिया जाता है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को नहीं किया जाता। चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन एन बैंकर, चेक जो है वो हमेशा किसी बैंक के नाम लिखा जाता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ड्रॉन ऑन एनीवन इंक्लूडिंग ए बैंकर। बैंक पे भी लिखा जा सकता है और किसी और पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ए ग्रेस ऑफ 3 days इज अलाउड इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ ए टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज। BR में सभी को पता है कि 3 दिन जो अनुग्रह दिवस के जोड़े जाते हैं, जबकि चेक में कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं जोड़े जाते हैं। ए चेक एग्जिस्ट, देखो ए चेक की जो परिभाषा दी गई है ना वो कौन से सेक्शन में दी गई है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में, और बिल ऑफ एक्सचेंज की किस में दी गई है? सेक्शन 5 में। इतना सा ही फर्क है, अदरवाइज दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चेक जो है सेक्शन 6 में आ जाएगा और बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा सेक्शन 5 में आ जाएगा। ए चेक हैज़ ए वैलिडिटी ऑफ 3 months। एक चेक की वैधता जो है वो 3 महीने की होती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज की ऐसी कोई वैलिडिटी नहीं होती। एक चेक में क्या होता है? नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि अनादरण का जो नोटिस भेजा जाए, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है वो
अनिवार्य हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज मैंडेटरी। ए चेक डज नॉट नीड एनी अप्रूवल फ्रॉम द पार्टीज बिफोर प्रेजेंटिंग फॉर पेमेंट, यानी कि उसे कोई अप्रूवल फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती प्रेजेंट करने से पहले। एक चेक को प्रेजेंट करने से पहले, यानी कि भुगतान जब बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा तो अप्रूवल फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक अप्रूवल फॉर्म की ज़रूरत होती है, ड्रा भी के अप्रूवल फॉर्म की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो दोबारा से थोड़ा सा बैक में जाके वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं ताकि अच्छे से आपके डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने सुजेस्ट करे 4C विच डू नॉट इंक्लूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भी उसके जो 4C's उसने प्रेजेंट करे हैं रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने, उसमें क्या शामिल नहीं किया जाता। अब देखो एक क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन में से निकल रहा है कि जो 4C's दिए हैं मॉडर्न मार्केटिंग के, वो किसने दिए हैं, वो दिए हैं रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने। और कौन से इसने साल में दिए थे, ये दिए थे इसने 1990 में, ठीक है। पहले देखते हैं कि कौन सा शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर है क्रेडिट टर्म्स, उधार की शर्तें शामिल नहीं है। फिर और क्या क्या शामिल है, अदर ऑप्शन में थे हमारे कस्टमर सॉल्यूशन था, कस्टमर की कॉस्ट थी और कम्युनिकेशन था, ठीक है। कस्टमर सॉल्यूशन, कंज्यूमर की कॉस्ट और हमारा कम्युनिकेशन। देखो इन 1990 में ना रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने प्रपोज करा एन अल्टरनेट टू द 4P's मार्केटिंग मिक्स। क्या 4P's थे मार्केटिंग मिक्स के, उसकी जगह पे क्या ला के खड़ा कर दिया इसने, 4C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब जो नया जो 4C's ऑफ मार्केटिंग मॉडल है ना, वो क्या कहलाता है, मोर कंज्यूमर ओरिएंटेड वर्जन कहलाता है। यानी कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर ही सारा जो है वो रखा गया अपना फोकस, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की ओर बहुत ध्यान देता है ये 4C's। अभी हम 4P's के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम 4C's के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ए मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, एक आधुनिक विवेचना जो है 4C's की क्या है, इसमें 4 बातें शामिल होती है। कौन कौन सी, कन्वीनियंस, यानी कि कंज्यूमर को बिल्कुल कन्वेंस किया जाता है, कंज्यूमर है हमारे, कम्युनिकेशन और कॉस्ट। देखो इसका डायग्राम के थ्रू दिखाया भी गया है। 4C's कम्युनिकेशन मार्केटिंग मॉडल में क्या किया जाता है, सबसे पहला कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन किया जाता है। सबसे सेकंड पे फिर है कन्वीनियंस टू बाय, खरीदने के लिए उन्हें कन्वेंस किया जाता है। थर्ड है कॉस्ट टू सेफ्टी, यानी कि कॉस्ट वाला टॉपिक भी आ जाता है इसके अंदर। और फिर है कंज्यूमर की वांट्स एंड नीड्स। तो ये चारों हो जाते हैं। और हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा था, हमारे ऑप्शन में दे रखा था क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। तो क्रेडिट टर्म इनमें नहीं है, तो वो हमारा आंसर हो गया था। अब जैसे ये क्वेश्चन में पूछ रखा था कि रॉबर्ट लाउटरबोर्न के 4C's में कौन सा शामिल नहीं है, तो आगे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि बताओ कौन कौन सा शामिल है। तो हमें ये चारों ही याद रखने हैं। चारों कौन कौन से हैं, कन्वीनियंस, कंज्यूमर, कम्युनिकेशन और कॉस्ट। यानी कि कम्युनिकेशन जरूरी है कस्टमर के साथ, फिर उन्हें खरीदने के लिए कन्वेंस करना जरूरी है। कॉस्ट टू सेफ्टी, यानी कि किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी लागत पर उन्हें सेटिस्फाई करना है, सेफ्टी नहीं सॉरी सेटिस्फाई करना है। और कंज्यूमर की वांट्स एंड नीड्स, और लगातार जानना है कि भाई कंज्यूमर की वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि 4C's मार्केटिंग मॉडल में क्या क्या आ जाता है हमारा, कन्वीनियंस, कंज्यूमर, कम्युनिकेशन और कॉस्ट। हमारे क्वेश्चन में था कि कौन सा नहीं है, क्रेडिट टर्म्स नहीं है, तो उस पर हमने टिक कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं कि 4P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन सा होता है। 4P's, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4P's की जो अवधारणा है वो किसने दी, अवधारणा दी E.J. मैकार्थी ने दी थी। और कब दी थी, 1960 में। और ये वाली 4C's की दी है 1990 में, ये 60 में वो 90 में, ठीक है। और कौन सी बुक में दी, इनकी बुक का नाम था बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच। बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच में इन्होंने 4P's मार्केटिंग की कंसेप्ट दी थी। 4P's में क्या क्या आ जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इट्स अ बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल। वो कौन सा हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडल है, वर्जन है। और ये वाला हमारा बिजनेस ओरिएंटेड। अब आपको ध्यान हो, हमने 2018 का जो पेपर करा था उसमें क्वेश्चन आया था कि कंज्यूमर बिहेवियर का जो मॉडल दिया था फिलिप कोटलर ने जो कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल दिया था, उसमें जो है वो स्टिमुली का काम किसने किया था, स्टिमुली का काम किया था इन्हीं 4P's ने करा था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ने करा था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो सभी को पता ही होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है उस पर हमने टिक करना था। तो ट्रू हमारे आसान थी ढूंढनी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, आर इनकम टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखते हैं, वो बढ़ा देते हैं और वो बनाए रखते हैं। तो बहुत ही कॉमन वाला डिफरेंस है ये।
अदर ऑप्शन में दे रखे थे जो नहीं है, ठीक, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर उनके बीच का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। जो नहीं है उसमें सबसे पहला था कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फॉर शॉर्ट टर्म, यहीं से ही पता लग रहा है कि शॉर्ट टर्म तो होते ही नहीं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। वेयर एज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर फॉर लॉन्ग रन, ये इन्होंने जो है उल्टा लिख दिया एक दूसरे का, तो ये गलत हो गया था हमारा। सेकेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफाइंड फॉर इंडस्ट्री, नहीं, ये फर्म के द्वारा और ये हमारी इंडस्ट्री के द्वारा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफाइंड फॉर इंडस्ट्री, ये भी हमारा रिवर्स इन्होंने दे रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, वेयर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नीड नॉट टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, गलत है, दोनों ही एक्सपेंडिचर को जो है वो लिखा जाता है। अब हम करेंगे डिफरेंस, जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि ये होते कौन से हमारे, एक बार सबसे पहले हम इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर इसी को ध्यान में रख के हम सारे डिफरेंस करेंगे। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोला कि परचेज ऑफ मशीनरी खरीद ली, जो स्थायी संपत्ति जितनी फिक्स सेट होती है उसको जब खरीदते हैं ना, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। या फिर जो स्थायी संपत्ति है, फिक्स सेट है, उसकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है ना, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, परचेज ऑफ मशीनरी और पेटेंट्स, यानी कि पेटेंट्स को खरीदना, कॉपीराइट को खरीदना, मशीनरी को खरीदना, सारा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिक्चर्स, ठीक है, इंस्टॉलेशन स्थापना करवाना किसी भी इक्विपमेंट की, फिक्चर की, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, जो हमारे रिकरिंग नेचर के, तो जो बार बार होते हैं, जैसे कि वेजेस है, वेजेस क्या होता है, साप्ताहिक भी दी जाती है, वीकली भी दी जाती है, हमारा ये मंथली भी दी जाती है। सैलरी ये भी मंथली चलेगी। यूटिलिटी बिल्स में कौन कौन से आ गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी का आ गया, इन्वेंट्री आ गया, पोस्टेज, इंश्योरेंस, टैक्सेस, मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि जितने भी खर्चे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। अब सबसे पहला डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, डेफिनेशन का। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ऐसे खर्चे जो किए जाते हैं फॉर एक्वायरिंग एसेट, एसेट को खरीदने में, या फिर टू एनहेंस द कैपेसिटी, या उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में, ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इट्स लाइफ स्पान, यानी कि जो स्थायी संपत्ति के जो जीवन विस्तार है उसको बढ़ा दे, उसके लिए जो उसके ऊपर खर्चा किया जाएगा, यानी कि अगर मान लो बीच बीच में हम रिपेयर करवा देते हैं, मरम्मत वगैरह करा देते हैं अपनी मशीनरी की, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। या फिर एक और एक्स्ट्रा पार्ट ला के उसमें जोड़ दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मशीनरी का एक पार्ट खराब हो गया उसको ला के जोड़ दिया, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस, यानी कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए जो भी खर्चे किए जाएंगे वो सारे के सारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। सेकंड है हमारा टेन्यूर, यानी कि कार्यकाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर का लॉन्ग टर्म होता है और इसका शॉर्ट टर्म होता है। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन में क्या हो जाएगा, क्या ये वैल्यू बढ़ाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, एनहेंस द वैल्यू ऑफ एन एग्जिटिंग फर्म, एग्जिटिंग फर्म की एनहेंस द वैल्यू को जो है बढ़ा देता है। वो डज नॉट एनहेंस द वैल्यू ऑफ एन एग्जिटिंग फर्म, ये नहीं बढ़ाता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस में क्या होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि अगर हमने मशीनरी खरीदी तो मशीन का भौतिक अस्तित्व होता है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट को छोड़कर, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, इसको नहीं देखा छुआ जा सकता, और इसमें तो जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे ना देख सकते ना छू सकते। ठीक है, ऑक्यूरेंस क्या होता है, घटना, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, बार बार नहीं घटती, कभी कभी घटती है, और ये रिकरिंग इन नेचर है, ये होती रहती है। इम्पैक्ट ऑन रिवेन्यू, इसका रिवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट होता है, डू नॉट रिड्यूस बिजनेस की रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करा जाएगा, मान लो कि मशीनरी के ऊपर हमने पैसा खर्च कर दिया, तो उससे बिजनेस की रिवेन्यू घटेगी तो ना बढ़ेगी, और इससे जो है वो घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी रिवेन्यू हमारी। पोटेंशियल बेनिफिट कौन से होते हैं, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं बिजनेस को, और इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं। अपीयरेंस इसको दिखाते कहते हैं, इट अपीयर एज एसेट इन द बैलेंस शीट एंड सम पोर्शन इन द इनकम स्टेटमेंट, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है और कुछ एक भाग जो इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन इसको इट ऑलवेज अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में ही इसको दिखाया जाता है। एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबरमेई फिडेई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उबरमेई फिडेई, यहाँ पे उबरमेई फिडेई का क्या मीनिंग होता है। देखो यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि इंश्योरेंस के लिए जब दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो यानी कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, परम सद्भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, तभी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो सफल होगा, तभी वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो सफल होगा। देखो ये जो ये उबरमेई फिडेई का जो मीनिंग है ना, वो कहाँ से लिया गया, वो लैटिन भाषा से लिया गया। उबरमेई फिडेई का जो मीनिंग है अटमोस्ट गुड फेथ, इसको लिया गया लैटिन भाषा से। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट
सारे के सारे जो मटेरियल फैक्ट हैं वो डिस्क्लोज़ कर देने चाहिए। अगर उन्होंने कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाया ना, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाई अपने बारे में, तो क्या करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के डिसीजन को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे देखो, अगर राम ने ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है और अगर राम ना स्मोकिंग करता है और उसने उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया, उसे दिखाया ही नहीं अपने हेल्थ इंश्योरेंस में, और कल को अगर उसे स्मोकिंग के कारण ही कैंसर जैसी बीमारी होगी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि उनके बीच में परम सद्भाव होना चाहिए और सारी बातें जो है डिस्क्लोज़ कर देनी चाहिए, कोई भी छुपाना नहीं चाहिए। इसी तरह अगर एक कंपनी और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में इंश्योरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कंपनी को भी अपने बारे में सारी चीज़ें जो बता देनी चाहिए। अब इसके अदर ऑप्शन में सबसे पहला क्या था, कंसेसेस एंड आइडम। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उससे पहले एक एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, इसका मतलब होता है वो वाला एग्रीमेंट। कंसेसेस एंड आइडम, agreement between different people or group about the exact meaning of a contract that is necessary before the contract is considered to be legally acceptable। ये होता है ना, तभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली यानी वैधानिक रूप से स्वीकार करने योग्य होता है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर तो था ही नहीं, इन्होंने तो बस ये पूछा था कि उबरमी फेडी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब था अटमोस्ट गुड फेथ, तो ये वाला जो ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन था हमारा कॉन्सेन एंड फ्रॉड, यानी कि उत्पीड़न और कपट, ये भी नहीं था। एक इंश्योरेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें उत्पीड़न और कपट की कहीं पर कोई गुंजाइश ही नहीं होती। थर्ड था इंडिमनिटी एंड गारंटी, क्षतिपूर्ति और गारंटी, ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ना कि मैं थोड़ी सी भी कहीं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ रिवर्स में मुझे क्या चाहिए, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत इंस्पायर होंगी, अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।